नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञानवापनी चैनल पे। और मैं दिव्य कमल, आपका हिंदी शिक्षक, एक बार फिर से आप लोगों के साथ लिपि, जो कि हम लोग पिछले भाग में पढ़ चुके थे, उसकी दूसरी श्रृंखला में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। चलिए, आज मैंने कहा था आपसे पिछली कक्षा में कि हम लोग जो हिंदी का जो श्रृंखला मैं लेके आया हूँ उसमें लिपि का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि लिपि के जो ऐतिहासिक रहे हैं, जो इतिहास रहा है, उसमें विश्व में प्राचीनतम लिपियाँ कौन सी हैं, और जो हमारे भारत में प्रसिद्ध लिपियां हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे हैं, जिनके विषय में हमको आज जानना है। ठीक है, तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और कहीं मत जाइएगा जब तक कि यह सेशन कंप्लीट ना हो जाए। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए आपके पास हिंदी के सारे सेगमेंट पहुंचेंगे। व्याकरण चल रहा है, व्याकरण समाप्त होगा, साहित्य भी लेके आऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा समस्याएं चल रही हैं, इसलिए अल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस मिल रही हैं आपको। थोड़े दिन वेट कर लीजिए, प्रॉपर क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। तब तक के लिए ध्यान से देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, लिपि। अगर मैं बात करूं कि आपसे उस दिन जो बात हुई थी कि लिपि कितने प्रकार की होती है, यदि मैं बात करूं कि विश्व में लिपियां जो चली, तो कितनी लिपियां, कौन कौन सी लिपियां हैं जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और सबसे प्राचीन हैं, तो अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे पहले हमारे पास आती है एक लिपि जिसका नाम है ब्राह्मी। क्या नाम है? ब्राह्मी लिपि। अब ध्यान से समझिएगा, लिपि का नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि मतलब हुआ कि दैवीय सिद्धांत पर हमने माना कि लिपियों का जो विकास हुआ ना, भाषा की तरह ही लिपि का भी विकास दैवीय सिद्धांत पर सबसे पहले हुआ है, और दैवीय सिद्धांत पर ही इसका नाम भी रखा गया, नामकरण भी किया गया। अभी आगे हम इसके विषय में समझेंगे। जो दूसरी लिपि जो कि सबसे प्राचीन मानी जाती है उसको कहते हैं रोमन लिपि। कौन सी लिपि? रोमन लिपि, जो कि सामी हामी भाषा के, अगर बोले तो फिनिशियन भाषा के अंतर्गत आती है। और रोमन लिपि ये सबसे प्राचीन मानी जाती है यूरोपीय कंट्रीज में, यूरोपीय देशों में। और जो तीसरी आती है उसका नाम है हिब्रू। क्या नाम है? हिब्रू। हिब्रू लिपि जो है, इस्लामिक, जितने भी इस्लामिक देश है ना, उन लिपियों, उन भाषाओं की लिपियां, उन देशों की भाषाओं की जो लिपियां हैं वो हिब्रू से पैदा हुई। तो अगर मैं ब्राह्मी की बात करूं तो ब्राह्मी क्या है? कहा जाता है कि ब्रह्म भगवान, जो भगवान ब्रह्मा है, उनसे उत्पन्न हुई लिपि का नाम ही क्या है? ब्राह्मी है। और अगर रोमन की बात करें तो रोमन जो है, कहा जाता है कि जितने भी आपके यूरोपीय देश हैं, उन यूरोपीय देशों में जो साम्राज्य हम पढ़ते हैं, यूरोपीय साम्राज्य, तो उनमें पता चलता है कि रोमन एक विश्व का प्राचीन साम्राज्य था, और उसी विश्व के प्राचीनतम साम्राज्य में रोमन नामक लिपि का प्रयोग होता था। तो इससे निकलने वाली भाषाओं की लिपियां कौन कौन सी? तो यूरोपीय भाषाओं की, यानी यूरोपीय देश की जो भाषाएं हैं, यूरोपीय देशों की भाषाएं, और कैथोलिक भाषाएं, कैथोलिक जो है, कैथोलिक भाषाएं, या फिर यहूदी भाषाएं। कौन सी? यहूदी भाषाएं। इन भाषाओं की जो लिपियां हैं वो रोमन लिपि से निकली हुई हैं। यदि मैं हिब्रू की बात करूं ना, तो इस्लामिक देश की, जितनी भी इस्लामिक देश हैं, उनकी जो भाषाएं हैं इस्लामिक देशों की, उनको हम क्या कहते हैं? वो कहां से विकसित हुई हैं? हिब्रू से विकसित हुई हैं। और जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी से जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं, जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं ना, इनकी लिपियां आपके कहां से विकसित हुई हैं? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपियों में से मानी जाती है, ये तीनों की तीनों। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए, बाकी आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो हमें विश्व में पढ़ना नहीं है, हमें किसको पढ़ना है? भारत से। तो भारत से अगर हम बात करते हैं तो हेडिंग डालिएगा कि भारत में प्रयोग होने वाले प्रमुख लिपियां। अब देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे प्राचीन लिपि जो भारत की मानी जाती है वो है ब्राह्मी लिपि। कई लोग सिंधु लिपि को कहते हैं, लेकिन सिंधु लिपि के विषय में बता दूं कि वह सिंधु लिपि जो है, सिंधु लिपि ब्राह्मी लिपि के समकक्ष है, समकालीन है, थोड़े से पीछे है, यानी बाद में है। लेकिन ब्राह्मी लिपि वाकई में स्रोतों के अनुसार जो प्रमाण मिले हुए हैं, प्रमाणों के अनुसार ब्राह्मी लिपि बहुत पहले से है। ठीक है, कब से है, क्या है, समझते हैं जरा। तो इसमें पहला पॉइंट वाइज लिखिएगा कि इसका विकास
कब हुआ भैया? इसका विकास 6वीं शताब्दी में, छठी सदी में वैदिकी लिखिएगा, ब्रह्म वैदिकी अक्षरों से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ब्रह्म वैदिकी अक्षरों से मानी जाती है भैया। अब ब्रह्म वैदिकी अक्षर का मतलब है कि ब्रह्मा के द्वारा जो वैदिक अक्षर निकले उनसे मानी जाती है, ठीक है। और दूसरा इसी में लिखिएगा, देखिए एक चीनी भाषा विज्ञानी है जिनका नाम है फास्वान शूलिन। इन्होंने क्या माना? इन्होंने कहा कि एक ऋषि थे जिनका नाम था आचार्य ब्रह्मदेव। क्या नाम था? आचार्य ब्रह्मदेव। और इस आचार्य ब्रह्मदेव के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? ब्राह्मी पड़ा, ठीक है। तो ये फास्वान शूलिन जी का मानना था। अब देखिए दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि इसका विकास तो इसमें हुआ, इसकी शुरुआत तो इसमें हुई, लेकिन इसका चरम कहाँ रहा? तो इसका विकास 7वीं सदी से 11वीं सदी तक चरम पर था। कब से कब तक भैया? 7वीं से 11वीं। यानी ये मत सोच लीजिएगा कि दो चीजें क्यों लिखवा रहा हूं, इसमें इसकी शुरुआत हो गई, लेकिन 7वीं से 11वीं सदी में यह अपने चरम पर था, यानी दूसरी कोई लिपि इसके बराबर थी ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट इसके विषय में नोट कीजिएगा कि इसके प्राचीन रूप अशोक के शिलालेखों में प्राप्त होते हैं। कहां पे प्राप्त होते हैं? अशोक के शिलालेखों में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में इनके प्राचीन रूप प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात अगर मैं करूं कि अशोक के शिलालेखों में ये प्राप्त होते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि भाई साहब इसका क्या आगे विकास रहा, कैसे रहा, तो एक चीज नोट कीजिएगा कि गुप्त काल में इसके 2 भाग हो गए। किस काल में हुए? गुप्त काल में। और गुप्त काल याद होना चाहिए आपको कि श्रीगुप्त के समय से गुप्त काल बोला जाता है, और जो राजा समुद्रगुप्त हुए उनके काल को हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं के काल में, राजा समुद्रगुप्त के काल में ही ये 2 भागों में विभक्त हो गई। कैसे बटी, कितनी बटी? तो जरा देखिएगा, ये जो ब्राह्मी लिपि है 2 भागों में बटी, और 2 भागों में जब बटी ब्राह्मी लिपि तो कैसे बट गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर जरा चर्चा करते हैं। अब देखिए 2 भागों में हमारी ब्राह्मी लिपि बटी, ब्राह्मी लिपि यहां लिख देते ब्राह्मी लिपि। अब ध्यान से देखिए, 2 भागों में जब बटी तो एक भाग का नाम हुआ उत्तर ब्राह्मी। क्या हुआ? उत्तर ब्राह्मी शब्द बना। दूसरा जो हुआ उसका नाम हुआ दक्षिण ब्राह्मी। क्या हुआ? दक्षिण ब्राह्मी शब्द देखिए जरा ध्यान से, दक्षिण ब्राह्मी, ठीक है। अब उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी इसलिए हुआ कि भारत के 2 अलग अलग दिशाओं के हिसाब से हो गया, यानी दक्षिण भारत में दक्षिण ब्राह्मी का प्रयोग बढ़ गया और उत्तर भारत में उत्तर ब्राह्मी का। जो दक्षिण भारत के वर्तमान भाषाएं हैं वो कहां से निकली हैं? वो निकली हैं दक्षिण ब्राह्मी से। जैसे इसमें से निकली कौन सी भैया? तो इसमें से निकली आपकी तमिल भाषा की, इसी से निकली है आपकी तेलुगु की, उसके बाद इसी से निकली है मलयालम की, ठीक है। इनकी भाषा की लिपियां जो हैं कहां से निकली है? दक्षिण ब्राह्मी से निकली है। इनफैक्ट तमिल को आपको बता दूं, पुराने जमाने में, प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कलिंग भाषा। और उत्तर ब्राह्मी की अगर बात करें तो उत्तर ब्राह्मी आगे चलकर 2 पार्ट में ये भी विभक्त हो गई। पहली जो कहलाई उसको कहते हैं गुप्त या सिद्ध मातृका, ध्यान से समझिए, गुप्त या फिर सिद्ध मातृका। और दूसरा जो हुआ उसको बोलते हैं कुटिल लिपि। कौन सी लिपि? कुटिल लिपि। अब इसके गुप्त रूप से ये जो सिद्ध मातृका रूप है, इस सिद्ध मातृका रूप से क्या निकली? तो सिद्ध मातृका रूप से निकली है गुरुमुखी। क्या निकली? गुरुमुखी
ध्यान से समझिएगा, गुरुमुखी, और इससे निकली शारदा लिपि। कौन सी? शारदा लिपि। और यदि मैं कुटिल लिपि की बात करूं तो कुटिल लिपि से निकली है आपकी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी। इसका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी के कुटिल रूप से हुआ है। तो ये रहा ब्राह्मी के साथ सारे अन्य लिपियों का विकास क्रम मैंने आपको दिखाया, ध्यान से देख लीजिए। ब्राह्मी लिपि दो भागों में बटी, उत्तर दक्षिण। उत्तर ब्राह्मी के दो रूप हुए, गुप्त जिसको सिद्ध मातृका बोलते हैं और या फिर कुटिल। सिद्ध मातृका से गुरुमुखी और शारदा लिपि निकली, कुटिल से देवनागरी निकली। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे ब्राह्मी का रूप। अब सुनिए, एक और पॉइंट जो आपको इसमें जानना है, लिखना है, वो क्या है समझिएगा जरा। देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपके ब्राह्मी लिपियों में कितने अक्षर, क्योंकि ये एक अक्षरात्मक लिपि थी, तो कितने अक्षर पाए जाते थे, तो इसका जो प्रमाण है वो दिया है महोदय वुलर ने। एक जर्मन के भाषा विज्ञानी थे महोदय वुलर। अब महोदय वुलर ने कहा कि ब्राह्मी लिपि में टोटल 41 अक्षर है। कितने अक्षर? 41 अक्षर है। और इस 41 का भी दो पार्ट हो गया, यानी स्वर और व्यंजन। 41 में 9 स्वर हैं। कितने स्वर? 9 स्वर। और 9 स्वर हो गए तो 32 व्यंजन भी हो गए। कितने व्यंजन? 32 व्यंजन है। यही आपके 41 अक्षर माने जाते हैं, यही आपके 41 अक्षर माने जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, किसने कहा है? तो महोदय वुलर ने कहा है। और किसके विषय में कहा? तो ब्राह्मी लिपि के विषय में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ध्यान से जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जहां पे हिंदी आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। दूसरी लिपि की अगर मैं बात करूं जो कि भारत में प्रसिद्ध है, वह है देवनागरी। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। अगर मैं देवनागरी लिपि के विषय में बताऊं तो समझिएगा, पहला पॉइंट वाइज ही इसको भी नोट करिए कि देवनागरी लिपि यानी इसका विकास 12वीं सदी में किससे हुआ भैया? ब्राह्मी के कुटिल रूप से हुआ है। किस रूप से हुआ? ब्राह्मी के कुटिल रूप से। कब हुआ? 12वीं सदी में हुआ। ये दो पॉइंट याद रखने हैं इसमें आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट यदि हम याद रखें, दूसरा पॉइंट समझे कि इसमें हुआ, लेकिन इसका प्रथम प्रयोग कहां पे मिलता है या फिर कैसे मिलता है। तो देवनागरी का जो प्रथम प्रयोग है वो आपको बता दूं कि वैसे तो देवनागरी का प्रथम प्रयोग जो है काशी में बताया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है प्रमाणित नहीं है कि कहां कहां पे हुआ। काशी में हुआ, पटना में, मगध में इसका प्रयोग मिलता है, तो बहुत जगह पे हुआ। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं। यह एक अक्षरात्मक लिपि है, यह अक्षरात्मक लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। कैसी लिपि है भैया? अक्षरात्मक लिपि है, यानी इसमें अक्षर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अक्षर पाए जाते हैं। तीसरी चीज लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, कि इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब एक बात समझ लीजिएगा, इसका प्रयोग जब भी होता है लेफ्ट हैंड से शुरू होता है, राइट हैंड की तरफ खत्म होता है। कैसे? लेफ्ट हैंड की तरफ शुरू होता है, राइट हैंड की तरफ खत्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी को हम कहते हैं देवनागरी लिपि, ठीक है। वर्तमान में अब चौथा पॉइंट लिखिएगा कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें आपकी हिंदी है, हिंदी लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, इसी में आपकी संस्कृत भाषा इसी में प्रयोग होती है, संस्कृत भाषा जो है इसी में आपकी नेपाली का प्रयोग होता है, नेपाली का इसी में आप लिखते हो, इसी में आपका भोजपुरी का प्रयोग होता है, भोजपुरी, और आदि कर लीजिएगा, आदि, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि कौन कौन सी भाषाएं प्रमुख रूप से आपके देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये देवनागरी का परिचय मैंने आपको दे दिया। दूसरी लिपि थी, तीसरी लिपि जो भारत में प्रसिद्ध है उसके विषय में लिखते हैं जरा। तीसरी लिपि भारत में कौन सी प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है खरोष्ठी। क्या नाम है? खरोष्ठी लिपि। अब इसके विषय में समझिएगा, खरोष्ठी लिपि के विषय में ये बड़ा ही अजीब और बड़ी ही मजेदार सब्जेक्ट है, ये ध्यान से समझते रहिएगा। क्यों बोल रहा हूं बड़े ही मजेदार सब्जेक्ट है? क्यों? क्योंकि जब मैं
पढ़ाता हूँ इसको ना, तो इसको जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इसको पढ़ाते समय बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आप लोग को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ कि अगर बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी मामले में आप शैक्षिक स्तर की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में, हिंदी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, तो आप इस चैनल पे आ जाओ, आपके लिए सब कुछ मिलने वाला है। मैं इनफैक्ट एकेडमिक भी अभी लाने वाला हूँ, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड। इनफैक्ट जो उनके एकेडमिक बुक्स होती है ना, उन बुकों, उन किताबों का पूरा मैं प्रसंग सहित वर्णन वगैरह करने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं अपने खरोष्ठी लिपि की। खरोष्ठी लिपि की बात करें तो इसका विकास 13वीं सदी में 13वीं सदी में हिब्रू के आरमाइकी रूप से हुआ है। अब जरा समझिएगा, मैंने कहा हिब्रू के आरमाइकी, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब कहने का ये है मेरा कि सबसे पहले क्या थी? हिब्रू थी। कौन सी लिपि थी? हिब्रू लिपि। हिब्रू लिपि से क्या निकली? आरमाइकी। क्या निकली? आरमाइकी। और आरमाइकी को हम आरमेई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरमेई भी बोलते हैं। और इसी आरमेई से आपकी जो लिपि निकली है उसका नाम है खरोष्ठी। क्या नाम है? खरोष्ठी। ठीक, नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा। ये इसका विकास क्रम है खरोष्ठी का। अब बात करें दूसरा कि यह एक अक्षरात्मक लिपि है, बिल्कुल, और इसे जो है, इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, उल्टा दाएं से बाएं लिखा जाता है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेना, क्योंकि कंफ्यूजन होगा। ये दाएं साइड से शुरू होती है और बाएं साइड पे लिखी जाती है। और चौथा जो पॉइंट है कि इसे गंधार, खरपोस्त या खर यानी गधा की लिपि भी कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब इसको क्या क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया गंधार, खरपोस्त या खर। अच्छा, इसको ये जो खर की लिपि यानी गधे की लिपि जो कहा, किसने कहा है भैया? तो ये कहा है डॉक्टर राजबली पांडे जी ने। राजबली पांडे जी ने इसको कहा कि ये जो है ना, ये लिखने में दिखती है कि गधे के होठ की तरफ, इसीलिए खरोष्ठी है, इसीलिए खर की लिपि यानी गधे की लिपि। खर कहते हैं गधे को। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, वर्तमान में अब पांचवा पॉइंट लिखिएगा कि वर्तमान में कौन सी भाषा इसमें प्रयोग होती है। तो जैसे उर्दू है, उर्दू इसमें लिखी जाती है। आपकी फारसी भाषा इसमें प्रयोग होती है, जिसको प्रायः तो अब लोग कहने लगे हैं अरबी भाषा इसमें प्रयोग होती है। ये तीनों प्रमुख भाषाएं जो कि इस्लामिक भाषाओं में प्रमुख हैं, इनका प्रयोग आपके खरोष्ठी लिपि में होता है। अब तो उर्दू की लिपि लोग फारसी बोलने लगे हैं आधुनिक रूप में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी खरोष्ठी लिपि जो कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी लिपि या फिर तीसरी प्रसिद्ध लिपि है, उसका परिचय मैंने आपको दे दिया। चलिए, चौथी लिपि की मैं बात करता हूं। चौथी लिपि की अगर मैं बात करूं तो चौथी लिपि जो है हमारी, उसका नाम क्या है, उसके विषय में समझिएगा जरा कि अगर मैं बात करूं चौथी लिपि की तो वो क्या है। तो ध्यान से समझते चलिएगा। और चैनल पे अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आए हो तो लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में जो भी पॉइंट पूछना है पूछते रहना। चौथा लिपि होगा, चौथी लिपि होगी गुरुमुखी। क्या होगी? गुरुमुखी लिपि। अगर मैं गुरुमुखी लिपि की बात करूं तो इसका हो जाता है कि इसका विकास जो है, अभी आपने पढ़ा था, इसका विकास किससे हुआ था? इसका विकास 14वीं सदी में, इसका विकास 14वीं सदी में किससे हुआ था? ब्राह्मी के सिद्ध मातृका रूप से हुआ था। ब्राह्मी के सिद्ध मातृका रूप से हुआ था। कब हुआ? 14वीं सदी। कब हुआ? 14वीं सदी में। ठीक है, और इसका जो प्रथम प्रयोग मिलता है, तो वो नोट कीजिएगा कि इसका प्रथम प्रयोग गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कहां पे मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कहां पे? गुरु ग्रंथ साहिब।
अब एक प्रश्न मैं पूछता हूं, बताइएगा गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार कौन है, और कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, तब तक मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूं। देखिए वर्तमान में अगर मैं बात करूं ना तो इसमें प्रमुख रूप से पंजाबी, सिंधी, लहंदा और ब्रुहाई, ये 4 भाषाएं इसमें प्रयोग होती हैं। आपको लहंदा बता दूं कि पाकिस्तान की जो पंजाबी है ना उसको लहंदा बोलते हैं, और ब्रुहाई जो है पीओके में बोली जाती है, बलूचिस्तान में, गिलगिट में, उस पंजाबी को हम ब्रुहाई कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार कौन है तो वो हैं गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, नाम याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 5वीं और भारत में प्रयोग होने वाली अंतिम लिपि की। कौन सी लिपि है भैया? तो कौन सी लिपि है उसको भी समझते हैं, जरा हम उसको भी समझते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे आगे की प्लानिंग अपनी। 5वीं जो लिपि है वो है शारदा लिपि। कौन सी लिपि? शारदा लिपि। शारदा लिपि जो है वो चली आई आपकी 16वीं सदी, 16वीं सदी में। कब? 16वीं सदी। और ये भी निकली है कहां से? ब्राह्मी के सिद्ध मातृका रूप से ही निकली है। और इसका जो प्रथम प्रयोग मिलता है, इसका प्रथम प्रयोग हिमाचल प्रदेश, एक जगह है आप जानते होंगे, एक राज्य है हमारे देश में जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, जो कि आपके उत्तराखंड के ऊपर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के, हिमाचल प्रदेश में एक चंबा जिला है, वहां के सराहा, ध्यान से समझिएगा, सराहा नामक लेख में मिलता है। नोट कर लीजिए, किस लेख में मिलता है? सराहा। अब एक चीज समझिएगा, हिमाचल प्रदेश में के चंबा जिले के सराहा लेख में 16वीं सदी में भाषा जो प्रयोग होती थी वो थी डोगरी। कौन सी? डोगरी। और डोगरी जो है वर्तमान में कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग होता है? तो इसी में तीसरा पॉइंट आप भी समझ जाओगे, कश्मीरी भाषा की लिपि है। ये जो शारदा है वो किस भाषा की लिपि है? कश्मीरी। डोगरी इसका प्राचीन रूप है, इसको डोगरी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि डोगरी भाषा कहाँ पे प्रयोग होती है तो आप चुपचाप उत्तर लगा सकते हो, कहाँ पे? शिमला में, या फिर आप जम्मू में बोल सकते हो, यहाँ पे प्रयोग होती है। कश्मीरी को ही डोगरी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि शारदा लिपि का प्रयोग कहाँ पे होता है। हाँ, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने खरोष्ठी लिपि का नहीं बताया, तो वो नोट कर सकते हैं। देखिए खरोष्ठी लिपि का जो पहला प्रयोग है ना, खरोष्ठी का प्रथम प्रयोग कहां पे हुआ था वो नोट कर लीजिए। तक्षशिला के धर्मराजिका स्तूप में प्राप्त होते हैं। कहां पे? धर्मराज का स्तूप, ये कहां है? तक्षशिला में है। कहां है? तक्षशिला में। तो तक्षशिला के धर्मराज का स्तूप में इसका प्रथम प्रयोग प्राप्त होता है प्रामाणिक रूप से। ठीक है, प्रामाणिक रूप से, ये तो आपको मैंने बता दिया। एक और लिपि है जिसके विषय में कई लोग प्रश्न करते हैं। कौन सी लिपि है? सिंधु लिपि। जरा समझिएगा सिंधु लिपि के विषय में। अगर मैं बात करूं सिंधु लिपि, ध्यान से समझते हैं सिंधु लिपि के विषय में, कुछ ज्यादा नहीं, उससे बनने वाला प्रश्न 2 ही 3 है, उसको समझते हैं। अगर मैं सिंधु लिपि की बात करूं ना तो सिंधु लिपि आपको बता दे कि सिंधु लिपि के विषय में कहा गया है, आपके एक महोदय हैं डिरिंजर। कौन है? डिरिंजर महोदय। डिरिंजर महोदय ने जो कहा वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसको ना ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट। उन्होंने इसको ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट के नाम से बोला है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला? ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट के नाम से इसको बुलाया है। किस लिपि को? सिंधु लिपि को। किस लिपि को? सिंधु लिपि को। जो सिंधु लिपि आप लोग समझते हो उसको, सिंधु लिपि को। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया कि लगभग 258
ध्वनियाँ पाई जाती हैं, 258 ध्वनियाँ पाई जाती हैं, इन्होंने ऐसा बताया है। तो सिंधु लिपि आपको मैंने बता दिया। इनफैक्ट मैंने आपको पांचों की पांचों के साथ साथ जितनी भी लिपियां प्रसिद्ध हुए हैं उनके विषय में मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब बात करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। अगर आप चैनल पे नए हो, कोई भी प्रश्न आपका है अपने विषय से कि हिंदी विषय से संबंधित शैक्षिक प्रश्न है, प्रतियोगी प्रश्न है या फिर कुछ भी है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप भी उसी पे आप कर सकते हो। हमारा आप उसमें देखोगे टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें आपको देखेगा वेबसाइट है, हमारे इंस्टा पेज है, हमारे फेसबुक पेज हैं, उन पे जाके आप डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज कि आपको अगर कमेंट सेक्शन में कुछ भी इस सेशन से रिलेटेड प्रश्न करना है, कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछो, आपको उत्तर दिया जाएगा। अगली बात कि क्या यह ऐसे ही चलेगा या फिर कैसे चलेगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो तब तक के लिए, और अगर चैनल पे नए हो तो बता दूं, सब्सक्राइब जरूर कर लो, फायदा आपका होने वाला है। मैं पूरा का पूरा सेगमेंट लेके आया हूं। अभी थोड़ी सी विलंब हो रही है क्लासेस में, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी। थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा समस्या चल रही है मेरे साथ, तो मैं इसको मैनेज कर रहा हूं। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।